से शुक्रिया। तो देखिए बेटा, पीछे वाले पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हो तो पीछे वाले पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ VS फिजिक्स पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। तो बेटा, इस लॉकडाउन की कंडीशन में यदि कोई स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ने से वंचित रह रहा है तो उस तक भी अपना वीडियो भेजने का कष्ट करें, चाहे वह कहीं पर भी पढ़ रहा हो। सीनियर क्लास का होना चाहिए, RBSE हो चाहे CBSE हो, तो उसको भी थोड़ा बहुत फायदा मिले। देखिए, अपन बात कर रहे हैं ग्रंथ का प्रतिरूप का कल हमने पढ़ा, यंग का द्विस्लिट प्रयोग अपन ने किया, रिंग के द्विस्लिट प्रयोग के साथ फ्रिंज का जो विस्थापन अपन ने किया, स्लिट को अपन ने घुमाया और फ्रिंज का विस्थापन, उसके बारे में अपने चर्चा की। विस्थापन सूत्र अपने निकाला, पदांतर अपन ने निकाल लिया था कल के पाठ में। और यदि कल का पाठ आपने नहीं देखा है, पदांतर का फॉर्मूला आपने परिकलित नहीं किया, तो बेटा आज वाला पाठ आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले पीछे वाला पाठ आप जरूर देखें, ताकि इस पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए बेटा, व्यतिकरण फ्रिंजें दो प्रकार की प्राप्त होती है, यानी व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजें दो प्रकार की प्राप्त होती है। एक तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी काली। आपको दो प्रकार की फ्रिंज प्राप्त होती है, एक तो चमकीली फ्रिंज और एक काली फ्रिंज, यानी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा कल मैंने आपको बता दी थी, दो क्रमागत काली या दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है ना, वह फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई को हमने बीटा से व्यक्त किया था। अरे पढ़ा था ना, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत दीप्त एवं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है ना, वह क्या कहलाती है? फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। आज अपन फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र परिकलित करेंगे, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे निष्कर्ष की, और वहां जाके अपना वीडियो कंप्लीट अपन कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अपन पहले दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दीप्त फ्रिंज। तो हेडिंग लगा लें दीप्त फ्रिंज। क्या लगाओगे हेडिंग? दीप्त फ्रिंज। और दीप्त फ्रिंज हेडिंग लगाने के बाद में बेटा डायग्राम जो आपके सामने दे रखा है यह बनाना है। ठीक है, एक बार इसे समझ लीजिए, हालांकि पीछे वाले पाठ में आपने समझ लिया होगा। सर्वप्रथम ऐसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेते हैं, उसके सामने दो छिद्रों वाला गत्ता रखा जाता है। ठीक है, दो छिद्रों S1 व S2 वाला गत्ता रखा जाता है और इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा दिया जाता है, जिस पर विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त करना होता है। दोनों स्लीटों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। और यहां से देखिए, अपन केंद्रीय फ्रिंज की बात करें ना, S2 से केंद्रीय फ्रिंज ऊपर बन रही है, जो कि दीप्त है। तो बचे में अपन किसकी कल्पना करें? वह दीप्त है। अब यदि इसका विस्थापन अपन करते हैं, NV जो दीप्त फ्रिंज है, यहाँ पर कौन सी बढ़ेगी? NV दीप्त फ्रिंज बन रही है। कौन सी? NV दीप्त फ्रिंज। बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बन रही है। कौन सी बन रही है? बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बन रही है, जो O से YN दूरी पर स्थित है। O से YN दूरी पर स्थित। तो यहाँ पर लिख देना, माना बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बन रही है। माना बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बन रही है, जो बिंदु O से YN दूरी पर स्थित है। जो बिंदु O से YN दूरी पर स्थित है। अतः YN दूरी पर स्थित है। अतः देखिए, पथ का अंतर, दोनों किरणें वहां जाके मिलेगी, दोनों किरणें आपस में काटेगी। उसी कंडीशन में क्या होगी? दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। और यहां से दोनों किरणें निकलेगी, स्लिट को अपन ने थीटा कोण पर घुमाया, तो पथ का अंतर जो हुआ वह क्या हुआ बेटा? डेल x हुआ। तो क्या लिखोगे? अतः पथांतर। यहीं पर लिख देता हूं, चलो एक बार तो यही लिख देता हूं, अतः पथांतर। अतः पथांतर क्या होगा बेटा? डेल x बराबर लेमड़ा n गुणज होगा। लेमड़ा का तरंग दे देगा, n गुणज होगा, डेल x बराबर n लेमड़ा होगा। लेमड़ा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो कि n का यानी पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? लेमड़ा पूर्ण गुणज होगा। ठीक है ना, लेमड़ा का पूर्ण गुणज होगा कौन? पथांतर। समीकरण नंबर दे देना 1। अब देखिए, कल अपन ने निकाला था, क्या निकाला था कल? डेल x का मान निकाला था, यानी पथांतर निकाला था। तो आप फिर लिख लेना, यहां हम जानते हैं
हम जानते हैं कि डेल एक्स बराबर वाई एन, यानी विस्थापन था ये, तरंग दे रहे थे, लेमड़ा भी आपने माना था वाई एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी है बेटा, स्लिटों के यानी छिद्रों के बीच की दूरी है। और कैपिटल डी क्या है? स्लिट, जो स्लिट लिया आपने, द्वि स्लिट ली है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है। इसी देना इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये भी पथांतर है और ये भी पथांतर है, दोनों पथांतर है ना, दोनों पथांतर है तो समीकरण 1 और 2 की बात करोगे, LHS पक्ष बराबर है तो RHS पक्ष भी बराबर होगा। क्या लिखोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा? n लेमड़ा बराबर वाई एन स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। यहां से एनवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन आ जाएगा, उससे एनवी फ्रिंज कितनी दूरी पर वह आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए मैं सीधा लिख देता हूं, वाई एन बराबर कैपिटल डी इधर बाद में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या आ गया? अरे ये क्या आ गया? एनवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन आ गया। एनवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन आ गया। समीकरण नंबर दे दिया 3, यानी O से बिंदु P पर एनवी दीप्त फ्रिंज बनती है तो वाई एन उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो वाई एन आ गया, एन यानी स्मॉल एन क्या है? संख्या है, 1 2 3 से अनंत तक है, जो कि फ्रिंजों की संख्या है। ठीक है ना भाई? इसके बीच में इतनी फ्रिंजें आ रही है। लेमड़ा प्रकाश का तरंग दे रहे हैं, कैपिटल डी स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी है, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी है। और स्मॉल डी क्या है बेटा? स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी है। क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी है। तो यहां तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें एक फ्रिंज और लेनी पड़ेगी, एक फ्रिंज और लेनी पड़ेगी। दोनों फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? n+1v, n के बाद क्या आएगा? n+1v दीप्त फ्रिंज का बिंदु O से विस्थापन, क्या होगा बेटा विस्थापन? यहां मैं सीधा लिख देता, देखिए यहां पे n+1 करके आप कर सकते हो, बट मैं सीधा करता हूं yn+1 बराबर, यहां पर क्या आएगा? n+1, n की जगह क्या आ जाएगा? n+1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया समीकरण नंबर 4। यानी ये n+1 भी, इससे आगे वाली जो फ्रिंज बनती है उसका विस्थापन आ गया। क्या आ गया? आगे वाले फ्रिंज का विस्थापन आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? फ्रिंज चौड़ाई। क्या ज्ञात करनी है? फ्रिंज चौड़ाई। अतः फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करोगे तो बेटा फ्रिंज चौड़ाई को अपन किससे व्यक्त करते हैं? बीटा से व्यक्त करते हैं। और यहाँ दीप्त की बात करें तो बीटा दीप्त, यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो बीटा दीप्त बराबर आएगा, क्या आएगा? yn+1 - yn, यानी nवी फ्रिंज का जो विस्थापन है, n+1वी फ्रिंज का विस्थापन है, उसमें से nवी फ्रिंज का विस्थापन अपन घटा देंगे। n+1वी फ्रिंज का विस्थापन, उसमें से nवी फ्रिंज का विस्थापन अपन घटा देंगे। इससे इंटीग्रेशन के रूप में आप लिख देना समीकरण नंबर 5 और नीचे लिखना समीकरण 5 में समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर क्या आएगा बेटा? बीटा दीप्त बराबर yn+1 का मान क्या है? n+1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। yn+1 का मान रखना है तो n+1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी
माइनस वाई एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया अपना बीटा दीप्त। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, जो कॉमन आ रहा है उसे ले लीजिए। बीटा दीप्त बराबर आ जाएगा अपने पास, दोनों में से कॉमन आ रहा है लेमड़ा, दोनों में है कैपिटल डी स्मॉल डी। आ रहा है ना, क्या कॉमन आएगा दोनों में से, लेमड़ा आ गया, कैपिटल डी आ गया और स्मॉल डी आ गया। हर में बचा क्या, यहाँ तो बच गया n+1, यहाँ क्या बचा माइनस का n, माइनस के n से प्लस का n कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक, एक से एक गुणा होगा तो ऐसे आएगा। तो बीटा दीप्त बराबर आएगा लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यह क्या आ गई बेटा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। क्या आ गई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं ना कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, प्रत्येक जितनी भी दीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होगी ना, उन सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। इसमें जितनी भी आपको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, सभी चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। और यह फ्रिंज चौड़ाई है वह फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। कभी भी फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या, यानी यहाँ n नहीं आ रहा ना, n नहीं आ रहा का मतलब फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो समझ गए होंगे बेटा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपने कैसे ज्ञात की। फॉर्मूला हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का प्राप्त हुआ, बीटा दीप्त बराबर लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस समीकरण में n कहीं भी नहीं आ रहा है, n कहीं भी नहीं आ रहा है का मतलब दीप्त फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज की जो चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई है, वह फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। अर्थात व्यतिकरण में जितनी भी फ्रिंजें आपको प्राप्त होगी चमकीली, उन सभी की चौड़ाई क्या होगी, समान होगी। अब बेटा अपन बात करते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। क्या करते हैं, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी, देखिए दीप्त फ्रिंज कब बनी, जब S1 और S2 से बिंदु O पर पहुंचने वाली तरंग लेमड़ा की पूर्ण गुणज होगी, तो यहाँ पर कैसी फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। और यदि लेमड़ा की विषम गुणज है, क्या है, लेमड़ा की विषम गुणज है, उस कंडीशन में बिंदु O पर जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी वह कैसी बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कैसी बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो आप क्या लिखोगे, यदि S1 व S2 से, यदि S1 व S2 और S2 तो नए कला स्रोत है, S1 व S2 से निकलने वाली तरंग यहाँ पर जो तरंग पहुंच रही है, निकलने वाली तरंग है वह तरंग लेमड़ा, इसका जो इन दोनों तरंगों के मध्य, निकलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लेमड़ा का विषम गुणज है, लेमड़ा का विषम गुणज है, तो केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त बनेगी। बेटा केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनेगी, अदीप्त बनेगी, केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त बनेगी। केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनेगी, अदीप्त बनेगी, यानी काली फ्रिंज आपको प्राप्त होगी। कैसी बनेगी, काली फ्रिंज प्राप्त होगी, ठीक है। आगे लिखोगे, माना, तब देखिए यहां से विस्थापित हो गई बिंदु P पर। चलिए इसका आपने जैसे स्लिट को घुमाया तो इसका विस्थापन हो गया, और विस्थापन होते ही कहां पहुंच गई, बिंदु P पर पहुंच गई। और बिंदु P पर पहुंची है तो इसके मध्य एनवी फ्रिंज, एनवी अदीप्त फ्रिंज बन रही है। एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या है, y है। माना बिंदु O से P पर, या आप सीधा लिख सकते हो, माना बिंदु P पर एनवी अदीप्त फ्रिंज बन रही है, जो बिंदु O से yn दूरी पर स्थित है, yn दूरी पर स्थित है। देखिए बिंदु P पर, मान लिया बिंदु P पर एनवी अदीप्त
बिंदु P पर NV अदीप्त फ्रिंज बन रही है जो केंद्रीय फ्रिंज से yn दूरी पर स्थित है, yn दूरी पर स्थित है। अतः पथांतर क्या होगा? अतः पथांतर आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः पथांतर क्या होगा बेटा? डेल x, और पथांतर क्या होता है? लैम्ब्डा का विषम गुणज होता है। विषम गुणज का मतलब 2n + 1। अतः डेल x बराबर 2n + 1 लैम्ब्डा। यानी कि जगह आप कुछ भी रखोगे आपके पास विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। तो देखिए 0 रखोगे तो 1 आएगा, विषम है। 2 रखोगे तो फिर 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से विषम संख्या आएगी। तो पथांतर क्या होगा? लैम्ब्डा का विषम गुणज होगा, और विषम गुणज होगा, उसी कंडीशन में आपके पास अदीप्त फ्रिंज बनेगी। इसे दे देना समीकरण नंबर 1। और आपने जस्ट पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जस्ट पीछे कि डेल x जो पथांतर होता है, डेल x जो अपने पास आएगा, चूंकि ये से लिख देना, हम जानते हैं डेल x बराबर, पीछे आप पढ़ के आए हो yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अरे ये पढ़ के आए थे ना, पथांतर यानी पथ का अंतर पढ़ के आए थे ना, पढ़ के आए थे। तो बेटा इससे देना समीकरण नंबर 2। आगे क्या लिखोगे? देखिए दोनों समीकरणों से जस्ट पीछे किया था, उसी प्रकार से समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? RHS कुछ दोनों बराबर हो जाएंगे। तो yn d अपॉन कैपिटल D बराबर 2n + 1 लैम्ब्डा। यहां से अपने पास NV फ्रिंज का विस्थापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NV फ्रिंज का विस्थापन आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो yn बराबर आएगा 2n + 1 लैम्ब्डा इनटू कैपिटल D। ये स्मॉल d भाग में चला जाएगा। यह क्या आ गया अपने पास? क्या आ गया? NV अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन आ गया। क्या आ गया? NV अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन, अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन आ गया। और इसे दे देना आप समीकरण नंबर 3। अरे समझ गए ना? NV अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना हमें। NV अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी? जब लैम्ब्डा दोनों तरफों का जो तरंग होगा वह विषम गुणज होगा। पथांतर है ना, दोनों तरफों के मध्य पथांतर है, लैम्ब्डा का विषम गुणज होगा। तो केंद्रीय फ्रिंज कैसे बढ़ेगी? अदीप्त बढ़ेगी। अदीप्त बढ़ेगी यदि बिंदु P पर मान लिया कि अदीप्त फ्रिंज बन रही है जो बिंदु O से yn दूरी पर है, यानी विस्थापन yn है। तो पथांतर क्या होगा? डेल x बराबर 2n + 1 लैम्ब्डा। समीकरण नंबर 1 दे दिए। ये बात अपन जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं भाई, बात की थी अपन ने का दूसरे प्रयोग, उसमें पथांतर अपने निकाला था डेल x बराबर yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। समीकरण नंबर 2 दे दिया। दोनों समीकरणों से अपन ने क्या निकाल लिया? NV अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन निकाल लिया, NV अदीप्त फ्रिंज का विस्थापन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? n + 1v अदीप्त, n + 1v अदीप्त फ्रिंज के लिए या फ्रिंज का विस्थापन बेटा पीछे लिख नहीं रहा है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं ना। चलो n + 1 तो भाई यहाँ पर सीधे कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर मान n की जगह n + 1 रख के कर सकते हो, बट मैं यहाँ से सीधा कर रहा हूँ तो समझ आओगे ना। देखिए क्या करोगे? yn + 1 बराबर करोगे यहाँ, तो n की जगह क्या रखना है? n + 1 रखना है। तो आपने लिख दिया 2n की जगह n + 1 n की जगह रखा है 2, यानी n + 1 केवल n की जगह 2 की जगह 2 आ गया और 1 की जगह 1 आ गया, गुणा लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। आगे कीजिए से एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लीजिए। yn + 1 = 2n + 2 + 1 गुणा लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। आगे एक लाइन और लिख लीजिए बेटा, yn + 1 बराबर आ जाएगा 2n + 3 आ गया ना, लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इससे दोगे इक्वेशन नंबर 4 और आगे क्या लिखोगे? अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी बेटा? अदीप्त है तो बीटा अदीप्त, यानी फ्रिंज चौड़ाई को किससे व्यक्त करते हैं? बीटा से व्यक्त करते हैं। और अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, वह क्या आएगी?
n+1वीं फ्रिंज के लिए विस्थापन माइनस nवीं फ्रिंज के लिए विस्थापन, यानी yn+1 में से आप घटा दोगे yn+1 में से yn घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी ना। तो बीटा एदिक्त बराबर लेमड़ा n+1 का मान अपने पास यहां पड़ा है, तो रख दीजिए 2n+3 लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस yn का मान देखिए बेटा ये पड़ा 2n+1 लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दोनों पार्टों में से कॉमन क्या आ रहा है, वही लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कॉमन आ रहा है, तो लिख दीजिए आप बीटा एदिक्त बराबर दोनों में कॉमन आ गया लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बच्चा क्या है 2n+3 माइनस सीधा ग्राउंड में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 2n माइनस का 1। कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए यहां से ये कट गया ना, अरे 2 से 2n से 2n कट गया। एक बात तो देखना बेटा 2n+1, ये देखिए 2n+1 सही है, और यहां पर आ गया 2n+3 आ गया। अब जो फ्रिंज चौड़ाई आएगी अपने पास से एक बार बेटा समझने का प्रयास करें आप। λ/2 भी तो कहीं ना कहीं आया था ना, आपने देखिए यहाँ गलती की है। ये क्या होगा, λ/2 का विषम गुणज होगा, क्या होगा, λ/2 का विषम गुणज होगा, दोनों यहाँ बराबर होंगे, तो देखिए ये आएगा λ/2, यहाँ आएगी 2d, क्या आएगी 2d आएगी ना, यहाँ 2d आएगी, तो अपने पास कंप्लीटली 2d ही चलेगी बेटा, ये भी 2d आएगी, तो ध्यान दे थोड़ा सा 2d आ जाएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो क्या आएगा बीटा एदिक्त बराबर अपने पास आएगा लेमड़ा कैपिटल D अपॉन 2d, और यहाँ ऊपर 3 में से गया क्या बचा 2 से 2 कट गया ना, तो बीटा एदिक्त बराबर क्या आएगा, बीटा एदिक्त बराबर आएगा लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो एदिक्त फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या आएगी, लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगी। देखिए बेटा यदि डेरिवेशन आपके समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगें हैं उनके मध्य का पथांतर लेमड़ा का विषम गुणज है, तो केंद्रीय फ्रिंज एदिक्त बनेगी, कैसी बनेगी, एदिक्त बनेगी। अब बिंदु P पर nवीं एदिक्त फ्रिंज बन रही है, मान लिया जो बिंदु O से yn दूरी पर स्थित रहता है पथांतर, डेल x पथांतर क्या होगा, λ/2 का विषम गुणज होगा, λ/2 का विषम गुणज होगा, तो पदांतर क्या होगा बेटा, डेल x बराबर 2n+1 λ/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, फिर डेल x बराबर yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D समीकरण नंबर 2 दे दिया, फिर क्या है समीकरण 1 और 2 दोनों पदांतर के मान है इक्वल किया, तो अपने पास yn यानी nवीं एदिक्त फ्रिंज का विस्थापन आ गया। उसके बाद में क्या गया, n+1वीं एदिक्त फ्रिंज का विस्थापन क्या देंगे, तो n की जगह क्या रख देंगे n+1, yn+1 इज इक्वल टू n की जगह n+1 लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d, 2 को अंदर गुणा किया तो yn+1 बराबर 2n+2+1 आ गया, लेमड़ा कैपिटल D अपॉन 2d। कैलकुलेट किया आपने तो yn+1 बराबर 2n+3 लेमड़ा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है बेटा, n+1वीं फ्रिंज का विस्थापन बटा nवीं फ्रिंज का विस्थापन, n+1वीं में से nवीं का घटा देंगे, तो कैलकुलेट किया अपने पास मान आ गया, और लास्ट में फ्रिंज चौड़ाई क्या बची, लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बची, ठीक है ना। अब यहां से देखिए बेटा यह है भी, देखोगे ना n नहीं आ रहा है तो आप नीचे ये लिख सकते हो कि ये जो फ्रिंज चौड़ाई है यह फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, फ्रिंज चौड़ाई है वह फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, फ्रिंज चौड़ाई होती है वह फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। देखिए ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, इंपोर्टेंट है, यहाँ डिसिप्लिन ऐसे लगा के लिख लेना। फ्रिंज चौड़ाई देखिए आपने द्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई निकाली तो भी फॉर्मूला यही प्राप्त हुआ था, n का मान उसमें भी नहीं था, n नहीं था और यहाँ पर भी नहीं है, तो फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती।
फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात सभी फ्रिंजों की चौड़ाई, अर्थात सभी दीप्त व अदीप्त, चाहे कैसी भी हो फ्रिंज, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। देखिए बेटा, व्यतिकरण प्रतिरूप में चाहे फ्रिंज काली हो, चाहे फ्रिंज चमकीली हो, चाहे दीप्त हो, चाहे अदीप्त हो, फ्रिंजों की चौड़ाई है वह उनकी संख्या पर निर्भर नहीं करती, अर्थात किसी भी यानी सभी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। अर्थात आप देख सकते हो बीटा दीप्त इज इक्वल बीटा अदीप्त इज इक्वल क्या आएगा, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जहां ध्यान देना बेटा, लेमड़ा क्या है, तरंग का तरंग दैर्ध्य है। कैपिटल डी क्या है, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी है, पर्दे के बीच की दूरी, और डी क्या है, स्लिटों के बीच की, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो बेटा आपके समझ में आ गया होगा स्लिट चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई अपने दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की निकाली। देखिए बेटा, आपने बीटा दीप्त और बीटा अदीप्त यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों बराबर प्राप्त किए, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। वो निष्कर्ष क्या है बेटा, अब देखिए निष्कर्ष ये है कि यदि, देखिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि कैपिटल डी व स्मॉल डी नियत रहे तो, यानी स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी व दोनों स्लिटों के बीच की दूरी नियत रहे तो बीटा है ना, जो फ्रिंज चौड़ाई है ना, वह लेमड़ा के समानुपाती होती है, यानी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि लेमड़ा रेड यानी रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वह ज्यादा होता है किससे, वोलेट कलर से, यानी बैंगनी रंग से ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक फ्रिंज चौड़ाई किस रंग की होती है, सबसे अधिक फ्रिंज चौड़ाई किस रंग की होती है, तो आप क्या कहोगे, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी ना, उस रंग की फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी। तो बीटा रेड का मान सबसे ज्यादा होगा, आप वोलेट रंग की जो फ्रिंज चौड़ाई है सबसे कम होगी, यानी रेड वर्ण की फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा और वोलेट की सबसे कम होती है। आप डिसिम्प्लाइजेशन लगा के लिख लेना, लाल वर्ण की फ्रिंज चौड़ाई, लाल वर्ण की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। लाल वर्ण की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। तो पहला तो निष्कर्ष था ये। दूसरा निष्कर्ष यह है कि अपने पास लेमड़ा नियत रहे, स्मॉल डी नियत रहे, तो दूसरी कंडीशन ये आती है, कैपिटल डी नियत रख ली और लेमड़ा नियत रख ली, यदि लेमड़ा व कैपिटल डी नियत हो तो क्या होगा, बीटा है वह व्युत्क्रमानुपाती होगी डी की। कहने का मतलब यह है स्लिटों की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी ना, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही कम होगी, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही कम होगी। तो स्लिट की चौड़ाई हो सके ना उतनी कम रखनी चाहिए। फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा प्राप्त करने के लिए, फ्रिंज को चौड़ा देखने के लिए हमें स्लिटों के बीच की दूरी कम से कम, जितनी कम रहेगी ना उतना ही आपको व्यक्तिगत उत्तम किस्म का प्राप्त होगा। नंबर थर्ड है, यदि लेमड़ा व स्मॉल डी नियत रहे,
तो क्या होगा, बीटा प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती कैपिटल डी। ये बेटा पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी ना, पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी ना, फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही ज्यादा होगा। पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी ना, फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है बेटा, एक बात और पढ़ेंगे अपन यहाँ नंबर 4 लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट है, कलर से संबंधित है। ये देखिए प्रयोग आप कर रहे हो और उस प्रयोग में स्मॉल डी और कैपिटल डी का मान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप ये जो प्रयोग कर रहे हो और इस प्रयोग में पर्दे की दूरी और स्लिट की दोनों स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यंग का द्विस्लिट यदि कैपिटल डी व स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना हो, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग का, यंग द्विस्लिट प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपको जो द्विस्लिट दे रखी है, द्विस्लिटों के बीच की दूरी, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, S1 और S2 के बीच की दूरी और स्लिटों पर्दे के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा बेटा, उस कंडीशन में यंग के द्विस्लिट प्रयोग का यूज करना होगा। अब देखिए, यदि आपका माध्यम चेंज हो जाए, ठीक है ना, किसी लास्ट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है। यदि समस्त प्रायोगिक उपकरण, लिखिए बेटा, यदि समस्त प्रायोगिक उपकरण, यदि समस्त प्रायोगिक उपकरण के स्थान पर, अब देखिए जो प्रायोगिक उपकरण है उनको निर्वात में नहीं रख करके अपवर्तनांक n के माध्यम में, यानी सभी प्रायोगिक जो उपकरण है उनको निर्वात में नहीं रख करके, कहाँ, निर्वात में नहीं रखकर के स्थान पर, उपकरण के स्थान पर अपवर्तनांक स्मॉल n के माध्यम में, स्मॉल n के माध्यम में किया जाए। भाई जो प्रयोग आप कर रहे हो निर्वात में नहीं कर करके स्मॉल n अपवर्तनांक वाले माध्यम में कर रहे हो, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेम्डा से घटकर लेम्डा बाई n, लेम्डा से घटकर लेम्डा बाई n हो जाती है। अब लेम्डा से घट करके इसकी तरंग दैर्ध्य लेम्डा बाई n हो गई, और आपको पूछ लिया जाए कि इसमें फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बेटा, यदि समस्त प्रायोगिक परीक्षण निर्वात के स्थान पर, कहाँ, निर्वात के स्थान पर n अपवर्तनांक के माध्यम में रख दिया जाए और परीक्षण हमारे द्वारा किया जाए, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेम्डा से घटकर लेम्डा अपॉन n हो जाती है, यानी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। इस कारण प्राप्त नई फ्रिंज चौड़ाई, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, ऐसा जैसा आप मैंने लिखा है ऐसा नवीन फ्रिंज चौड़ाई बताइए। तो नवीन फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी बेटा, बीटा डैश बराबर लेम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही निकालिए आपने। अरे यही निकालिए ना, जहां लेम्डा डैश क्या है, चूंकि लिख देना लेम्डा डैश बराबर लेम्डा अपॉन n, यहां लेम्डा अपॉन n रखोगे आप, तो क्या आएगा, बीटा डैश बराबर लेम्डा अपॉन n कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यह देखिए आप, यह क्या होगा, अपन जानते हैं चूंकि बीटा बराबर लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी जो फ्रिंज चौड़ाई है ना, मूल फ्रिंज चौड़ाई वह यहां लिख दोगे। तो बीटा डैश बराबर क्या आएगा, बीटा अपॉन स्मॉल n। कहने का मतलब यह है नई फ्रिंज चौड़ाई आई है ना, वह पहली फ्रिंज चौड़ाई की 1 अपॉन n गुणी है।
आप इस निर्वात की जगह एल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एल। भाई वायु में ये थी, ठीक है ना। यदि समझ प्रायोगिक उपकरण निर्वात या वायु के स्थान पर अपूर्णांक n के माध्यम में रख करके प्रयोग किया जाए तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से घटकर लैम्ब्डा अपॉन n हो जाती है। इस कारण प्राप्त नई फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश बराबर क्या होगी? लैम्ब्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्ब्डा डैश बराबर लैम्ब्डा अपॉन n। लैम्ब्डा डैश का मान रखा तो लैम्ब्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का मान क्या होता है? बीटा एरिया निर्वात की बात कर लेंगे तो बीटा डैश क्या होगा? जो नई फ्रिंज चौड़ाई आएगी वह मूल फ्रिंज चौड़ाई की 1/n गुनी होगी। तो बेटा ये थी अपनी फ्रिंज चौड़ाई। क्या था? फ्रिंज चौड़ाई का चैप्टर आपने पढ़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार दोबारा देखें। जहां भी आपको कोई शंका लगेगी सर यहाँ मेरे समझ में नहीं आया है, उस पार्ट को आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके सूचित कर सकते हो कि सर मुझे ये समझाने का प्रयास करें। आपको पूरी हेल्प की माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है ना। पूरी कोशिश करूंगा बेटा समझाने की। तो आप मेरे पास जो भी समस्या आती है वह भेजते रहें, कमेंट में भी आप मुझे सुझाव देते रहें और पूरा वीडियो आप कंप्लीट रूप से देखें, अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। साथ साथ बेटा इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप आरबीएससी गाइड में वह भी कीजिए। मैं अलग पार्ट एक दिन वीडियो लेकर के आऊँगा, इसमें आप कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्व अपन करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पार्ट करेंगे, ठीक है। नमस्कार।